हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अवेलेबल हुए हैं इस वीडियो क्लास में रसायन का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रेरणिक प्रभाव, जिसको आप लोग अंग्रेजी में इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं, और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इनके अध्ययन से हम होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं की जो क्रिया विधि है उसको आसानी से समझ पाते हैं। तो हम पहले चर्चा करते हैं प्रेरणिक प्रभाव अर्थात इंडक्टिव इफेक्ट पर। तो इससे पहले सबसे पहले अपन इसके परिभाषा की ओर जाते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, प्रेरणिक प्रभाव का डेफिनेशन है क्या? तो डेफिनेशन को आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये देखिए डेफिनेशन आ गया है। प्रेरणिक प्रभाव किसी अणु में सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म का जो विस्थापन है वही क्या है, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है, और इसको संचारण प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसी भी सहसंयोजक अणु में पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जब परमाणु जो है रिएक्शन अभिक्रिया करते हैं तो उनके बीच जो बनने वाले बंधों की संख्या है, जनरली 3 प्रकार की बंधें बनती है, जिसमें अपायनिक बंध पड़ते हैं, सहसंयोजक बंध पड़ते हैं और उप सहसंयोजक बंध पड़ते हैं। तो जो सहसंयोजक बंध के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर उसका विस्थापन ही क्या कहलाता है, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। क्लियर हुआ ये बात? सहसंयोजक अणु में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का एक परमाणु से दूसरे परमाणु के विस्थापन को प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में आप इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट इसका देखिए कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं आप अपने स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। देखिए, यह एक स्थायी प्रभाव है, समझ रहे हैं? यह केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है इसमें, केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है इसमें। ठीक है, यहाँ पास जो देख रहे हैं ये पॉइंट जो है विस्थापन, केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। यह एक बंध तक सीमित न होकर श्रृंखला के लंबाई के अनुरूप होता है। चौथा पॉइंट है इसका कि इसकी तीव्रता कम होते जाती है। जैसे श्रृंखला में आगे बढ़ते जाएंगे तो इसकी तीव्रता जो है कम होती जाती है। 4 या 5 कार्बन के बाद इसका प्रभाव जो है नगण्य हो जाता है। आप आगे एक उदाहरण में देखेंगे इसको। ये देखिए, यहाँ पास आप देख पा रहे हैं, है ना? प्रेरणिक प्रभाव की घटना को सबसे पहले यहाँ समझिए। अभी आप देखेंगे तो ये प्रेरणिक प्रभाव जो मतलब जो मैं ग्राफिक फार्मूला बनाया हूँ, ये किसी न किसी एल्किल हैलाइड का जो अणु है वो है। आप यहाँ पर देखिए कि इस एग्जाम्पल में हमने 4 कार्बन लिया है। यहाँ देख रहे हैं 1, 2, 3 और ये 4 आप देख रहे हैं। तो आप यहाँ पास देखेंगे कि जैसे एक कार्बन का जो परमाणु है ये है, दूसरा है ये, और एक ये है, और एक ये है। तो ये कार्बन और ये तीसरा कार्बन और दूसरा कार्बन और दूसरे से पहला कार्बन, ये जो सब जो जुड़े हैं एक दूसरे से, जो परमाणु जुड़े हैं, ये सहसंयोजक बंध के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन युग्म है आप यहाँ देखने का प्रयास कीजिए कि इस कार्बन का चौथे कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, तीसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, और ये जो एक बंध बना है, सिग्मा बंध बना है, पिछले कक्षा में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि डबल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड के बाद जो दूसरा बंध बनेगा वो पाई बंध जनरली होता है। तो यहाँ पास जो इलेक्ट्रॉन युग्म है तीसरे कार्बन का और चौथे कार्बन का, तो इस चौथे परमाणु से तीसरे परमाणु के ओर विस्थापन इस इलेक्ट्रॉन युग्म का, यही क्या कहलाता है, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन होना, समझ रहे हैं? फिर यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन युग्म है, फिर इसका विस्थापन होना, इसका विस्थापन होना, इसी घटना को क्या बोला जाता है, प्रेरणिक प्रभाव बोला जाता है, जिसको आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं कि इससे होता क्या है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसको सब हम डिटेल आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसके जो प्रेरणिक प्रभाव हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इन प्रकारों को भी हम देख लेते हैं, है ना? प्रेरणिक प्रभाव मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षी या ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, जिसको आप -I प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। आप लोग बच्चे लोग थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन है
और एक यहाँ परमाणु मौजूद है। तो कार्बन और जो परमाणु है ये जिस बंध से बंधे हैं वो सहसंयोजक बंध है। यदि ये जो परमाणु है हाइड्रोजन के तुलना में क्या है, हाइड्रोजन के तुलना में अगर अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, मतलब हाइड्रोजन के तुलना में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उसमें ज्यादा है, तो ये जो होगा -I प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। दूसरा जो है, अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि अब बहुत सारे मूलक, बहुत सारे अणु हैं, ठीक है, बहुत सारे समूह हैं, तो कौन कितना ज्यादा आकर्षित करेगा। जैसे हम बात करते हैं कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता जो है क्लोरीन से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षण करने की क्षमता क्लोरीन के तुलना में ज्यादा है, तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की ज्यादा है बतौर क्लोरीन के। तो वैसा ही जो -I प्रभाव दिखाने वाले जो मूलक है, जो अणु है, जो आयन है, समझ रहे हैं बात को आप, उनकी क्षमता क्या है, अलग अलग है। तो इस क्रम को भी आप लोग को रसायन के अभिक्रियाओं को समझने के लिए जानना जरूरी है। तो देख सकते हैं उसके क्रम को देख सकते हैं, देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है NR3 ग्रेटर देन NR2 है ना। ये मतलब जो NR3 पॉजिटिव है ये ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा, किसके तुलना में, इसके तुलना में। ये ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा इसके तुलना में, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा इसके तुलना में। और सबसे कम आकर्षण की प्रवृत्ति क्या रहेगी, हाइड्रोजन की। हम बोले भी इसी बात को कि हाइड्रोजन की तुलना में जो अपने ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति ज्यादा रखता है वही क्या है, -I प्रभाव का प्रदर्शन करता है, ठीक है। दूसरा देखिए, पहला प्रकार हो गया, पहले इसके उदाहरण हो गए, है ना। ये क्रम को जानना आपको जरूरी है, अच्छे केमिस्ट्री कक्षा के लिए या अच्छा अभिक्रिया को जानने के लिए इसको जानना जरूरी है। अगला पॉइंट अब देखिएगा, अगला पॉइंट जो है, हम बोले कि प्रेरणिक प्रभाव मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक हम क्या पढ़े, इलेक्ट्रॉन आकर्षी वाला या ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। दूसरा देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी या धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी या धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, +I प्रभाव के नाम से जानते हैं, I फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जो है उसको +I प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ये बात क्लियर हुआ। अगला पॉइंट देखिए, अब इसमें भी जो देखिए क्या बोलता है कि मान लीजिए कार्बन और एक अन्य परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं, तो हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। तो जो हाइड्रोजन की तुलना में जो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा वो क्या कहलाएगा, +I प्रभाव वाला अणु कहलाएगा, मतलब +I प्रभाव का प्रदर्शन करेगा। इसमें भी कई अणु हैं, उनके भी क्रम को जानना आपके लिए जरूरी है। ये देखिए, ये है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो है ज्यादा +I प्रभाव डालेगा, इससे कम ये डालेगा, इससे कम ये डालेगा, इससे कम ये डालेगा और इससे कम ये डालेगा, और लास्ट में क्या है, तो जैसे अपन देखें +I प्रभाव दर्शाने वाले जो अणु हैं, जो मूलक हैं, इसमें देखिएगा एल्किन मूलकों की संख्या ज्यादा है, मतलब +I प्रभाव ज्यादा शो कर रहा है। यहाँ पास एल्किन मूलकों की संख्या 2 हो गई है, तो यहाँ पास इसका शो कम है, मतलब क्षमता इसकी कम होते जा रही है, और सबसे कम +I प्रभाव दर्शाने के लिए इसकी क्षमता सबसे कम है, ठीक है। तो हम पढ़ लिए प्रेरणिक प्रभाव के प्रकारों का, जिसमें -I प्रभाव, +I प्रभाव और उनके मूलकों समूहों की क्षमता के क्रम के रूप में हम अध्ययन कर लिए। आगे देखते हैं, आगे देखिए कि इसके कुछ अनुप्रयोग हैं। पहला देखिए बंध लंबाई पर प्रभाव। बंध लंबाई को ध्यान दीजिएगा, बंध लंबाई को ध्यान देंगे आप। बंध लंबाई का आशय क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एटम है और ये एटम जो है ये रिएक्शन करके मान लीजिए कि मॉलिक्यूल बनाए हैं, तो जिस आकर्षण बल के द्वारा ये बंधे हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, बंध लंबाई कहते हैं। मतलब जब कोई भी परमाणु अणु बनाता है तो एक दूसरे में वो ओवरलैप हो जाता है, ये ओवरलैप हो जाता है, तो इस नाभिक से इस नाभिक की जो दूरी है उसी को बंध लंबाई कहा जाता है। तो प्रेरणिक प्रभाव का जो ये मतलब अनुप्रयोग पढ़ते हैं तो इनके बंध लंबाइयों की जानकारी भी हमको यहाँ से मिलती है।
क्या जानकारी मिलती है? प्रेरणिक प्रभाव के बढ़ने से बंध लंबाई घटती है। प्रेरणिक प्रभाव के बढ़ने से बंध लंबाई घटती है, मतलब ये लंबाई जो है, मान लीजिए अभी ये है, तो हो सकता है कि कम हो जाए। ऐसा क्यों होता है हम देखते हैं। एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर देखिएगा, एक उदाहरण हम ये लिए कि यहाँ पास जो है प्रेरणिक प्रभाव बढ़ रहा है, मतलब माइनस आई प्रभाव वाला एक उदाहरण अपन देख रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा गौर से कि यहाँ पर आप उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं मेथिल आयोडाइड, यहाँ पर देख रहे हैं मेथिल ब्रोमाइड, यहाँ पर देख रहे हैं मेथिल क्लोराइड और यहाँ पर है मेथिल फ्लोराइड। तो इसमें आप देखेंगे कि ये सारे अणु में जो मेथिल मूलक है कॉमन है, मिथाइल मूलक जो है वो सभी में क्या है? कॉमन है। जो चेंज हो रहा है वो हेलोजन एटम चेंज हो रहे हैं। हेलोजन एटम के बारे में आप जानते हैं, समूह 17 के जो तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या है? आयोडीन है। या पढ़े हैं, है ना? या पढ़े हैं। तो आप जब विद्युत ऋणता की बात करते हैं समूह 17 के तत्वों में, तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है? फ्लोरीन है। इनकी विद्युत ऋणात्मकता का बात करेंगे तो क्रम ये होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये क्या हो जाएगा? आयोडीन। क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन क्लोरीन। क्लोरीन के तुलना में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक है, अर्थात माइनस आई प्रभाव ये ज्यादा डालेगा किसके तुलना में? क्लोरीन के तुलना में। और किसके तुलना? अब क्लोरीन माइनस आई प्रभाव ज्यादा डालेगा किसके तुलना में? ब्रोमीन के तुलना में। ब्रोमीन जो है ब्रोमीन ज्यादा माइनस आई प्रभाव डालेगा किसके तुलना में? आयोडीन के तुलना में। तो यहाँ पर ऐसा ही होगा कि जो मिथाइल मूलक है सभी कॉमन है, ठीक है, मिथाइल मूलक कॉमन है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? अपने समूह में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है। तो ये माइनस आई प्रभाव मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षण कम करेगा। तो यहाँ पास जो आवेश की प्रोबेबिलिटी है इसके तुलना में कम है, ठीक है। दो उदाहरण को देखते हैं, एक मेथिल आयोडाइड का और एक हम यहाँ मेथिल फ्लोराइड का देखते हैं। तो जब हम इसको देखते हैं मेथिल आयोडाइड और मिथाइल फ्लोराइड का, तो यहाँ पास जो है माइनस आई प्रभाव कम है इसके माइनस आई प्रभाव की तुलना में, अर्थात जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म है ज्यादा आकर्षित होंगे फ्लोरीन में और यहाँ पास इलेक्ट्रॉन युग्म जो है कम आकर्षित होंगे आयोडीन में। तो जब यहाँ ज्यादा आकर्षित होंगे तो इस पर क्या है कि ऋण आवेश की जो डेंसिटी है, घनत्व जो है बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो आवेश बढ़ेगा तो यहाँ पर लगने वाला आकर्षण बल भी बढ़ जाएगा। आप कूलाम के नियम में पढ़े हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई क्या पढ़े हैं? R² पढ़े हैं। तो होगा क्या कि आवेश के बढ़ने से आकर्षण बल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये अणु जो है मेथिल क्लोराइड के नजदीक आ जाएंगे तो इनका बंध लंबाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसके तुलना में? मेथिल ब्रोमाइड के, मेथिल क्लोराइड के तुलना में, मेथिल ब्रोमाइड के तुलना में और मेथिल आयोडाइड के तुलना में। आप यहाँ इनका वैल्यू भी देख सकते हैं बंध लंबाई का कि घट रहा है और माइनस आई प्रभाव बढ़ने के कारण ये देखिए इसका जो है मेथिल आयोडाइड का जो बंध लंबाई है 2.14 एंगस्ट्रॉन है, मेथिल ब्रोमाइड का 1.98 एंगस्ट्रॉन है, मेथिल क्लोराइड का 1.78 एंगस्ट्रॉन है और फ्लोरीन का 1.38 एंगस्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि माइनस आई प्रभाव बढ़ने के कारण अणुओं की बंध लंबाई में कमी आती है। दूसरा हम आगे देखते हैं, दूसरा अनुप्रयोग क्या है? दूसरा अनुप्रयोग है कि प्रेरणिक प्रभाव में वृद्धि के साथ द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ता है। द्विध्रुव आघूर्ण आप लोग जानते हैं कि नहीं? चलिए नहीं जानते हैं तो एक बार हम डेफिनेशन के रूप में ले लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, है ना? फिजिक्स में जो स्थिर विद्युत का पार्ट 1 है वहाँ भी आप देखे होंगे कि वहाँ पास आप पढ़े होंगे कि दो ऑपोजिट आवेश जिनका वैल्यू समान है ना? दो ऑपोजिट आवेश जिनका वैल्यू समान है, जैसे कि एक -6 माइक्रोकूलम है और एक +6 माइक्रोकूलम है और एक -6 माइक्रोकूलम है और इनके बीच का लेंथ जो है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है या जो कुछ भी है। तो किसी एक आवेश और उन दोनों के बीच के दूरी का जो प्रोडक्ट गुणनफल है उसी को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। केमिस्ट्री में इसको आप जाते हैं तो कुछ ऐसा सूत्र के माध्यम से दिखाते हैं, μ = Q × D, मतलब आवेश और अणु बनाने वाले उन परमाणुओं के बीच के दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं।
इसलिए अंग्रेजी शब्द आप डाइपोल मोमेंट का भी शब्द का प्रयोग किए हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जानने का प्रयास कीजिए। हम वही दो उदाहरण को लेते हैं। एक हम लेते हैं CH3 I का लेते हैं और एक CH3F का लेते हैं, जो बोल रहा है कि क्रमिक प्रभाव में वृद्धि के साथ द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ता है। तो देखिएगा कैसे बढ़ेगा। यहाँ पास देखिएगा कि अगर Q को हम फिक्स मान लिया जाए, न बढ़ाया जा रहा है न घटाया जा रहा है, तो जो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, D के हो जाएगा। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर D को हम कांस्टेंट मान ले तो ये किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, इस चार्ज के। कि अगर आवेश का मान बढ़ेगा, चार्ज का मान बढ़ेगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी बढ़ेगा। ये बात फाइनल हुआ। तो अब देखिएगा कि यहाँ पास आप देखेंगे तो थोड़ा सा विरोधाभास कंडीशन देखेंगे कि इन जो फ्लोरीन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। तो यहाँ पास जो आंशिक ऋण आवेश की मात्रा जो है बढ़ जा रही है, मतलब जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसका मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरा चीज ये है कि सर डिस्टेंस भी तो बंध लंबाई कम हो जाती है, तो जब ये कम हो रही है तो उस समय द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन डिस्टेंस कम होने की तुलना में आंशिक आवेश ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव बढ़ने के कारण द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। अतः इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा बतौर मेथिल आयोडाइड। ठीक है, इसके यूनिट का बात करेंगे। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे इस सूत्र से। तो जो चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलाम और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो वहाँ पास आप इसका जो मात्रक पढ़ के आए हैं कूलाम मीटर पढ़ के आए हैं, और यहाँ पास केमिस्ट्री में आप डीबा यूनिट भी पढ़ के आए हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो देखिए प्रेरणिक प्रभाव बढ़ने के कारण एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता भी बढ़ जाती है अनुपातिक रूप से। उसके लिए एक एग्जाम्पल लिए हैं, उसको जैसा ही अपन देखेंगे उसका व्याख्या करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्यों बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा, ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड आपको यहाँ दिख रहा है। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पास जो है मेथिल क्लोराइड है। इन्हीं दोनों के बीच में अपन अध्ययन करते हैं, इससे हम समझ जाएंगे कि क्रियाशीलताएं क्यों बढ़ जाती है एल्किल हैलाइड का प्रेरणिक प्रभाव के कारण। तो आप देख रहे हैं कि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड में मिथाइल मूलकों की संख्या जो है 3 है, 1, 2 और ये 3 तीनों के द्वारा प्लस आई प्रभाव यहाँ शो किया जा रहा है। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ आ रहा है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन युग्म क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है। मतलब जो सेंटर पॉइंट में कार्बन है वहां पास जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है बढ़ जाएगी, और ऑलरेडी क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन इसमें है मौजूद, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑलरेडी क्लोरीन पास है और कार्बन पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जा रही है। तो जब समान आवेश हो जा रहे हैं ऋणात्मक और ऋणात्मक, तो यहाँ पास इस दोनों में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्लोरीन का त्याग बड़ी आसानी से यहाँ हो जाएगा और कुछ इस टाइप से बन जाएगा CH3 का 3 टाइम्स C, और यहाँ से आपका क्लोरीन जो है बाहर निकल जाएगा। तो इसमें जो क्रियाशीलता है बतौर मेथिल क्लोराइड के तुलना में बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पास प्लस आई प्रभाव डालने वाला एक ही मूलक है, जबकि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड में प्लस आई प्रभाव डालने वाले मूलकों की संख्या 3 है। तो आप कह सकते हैं कि प्रेरणिक प्रभाव बढ़ने से एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अम्लों की प्रबलता, है ना। खासकर कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। कार्बोक्सिलिक अम्लों में देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब आप जानते हैं जिसका जो फंक्शनल ग्रुप है COOH है। तो इसमें हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं एग्जाम्पल के स्वरूप, जैसे HCOOH, इसका नाम आप लोग जानते हैं, इसका नाम है फार्मिक अम्ल। ऐसा ही क्या है CH3COOH, ये क्या हो जा रहा है, एसिटिक अम्ल। और यहाँ पास देखेंगे C2H5 COOH, प्रोपियोनिक अम्ल। थोड़ा सा इसका ग्राफिक फार्मूला देखेंगे तो फार्मिक अम्ल के लिए जो फार्मूला है HCO और ये H हो जा रहा है। एसिटिक अम्ल का देखेंगे तो CH3
और ये आपका हो जा रहा है O और ये आपका OH हो जा रहा है। प्रोपियोनिक अम्ल का देखेंगे तो आप देख सकते हैं CH3 और क्या हो जाएगा अपना यहाँ पास ये CH, यहाँ CH और ये CO और ये OH। तो यहाँ पर देखिए कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं है, यहाँ पास एक एल्किल ग्रुप है जो मिथाइल है और यहाँ पास जो एल्किल ग्रुप है वो एथाइल है। तो ये फाइनल है कि हाइड्रोजन की तुलना में ये ज्यादा प्लस आई प्रभाव दिखाएंगे। तो मेथिल यहाँ प्लस आई प्रभाव दिखाएगा हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा, यहाँ एल्किल जो है प्लस आई प्रभाव ज्यादा दिखाएगा हाइड्रोजन के तुलना में भी और मिथाइल के तुलना में भी। तो जब इलेक्ट्रॉनों का रिप्लेसमेंट होगा तो यहाँ पास क्या है आंशिक ऋण आवेश क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, इसकी तुलना में यहाँ पास आंशिक ऋण आवेश ज्यादा हो जाएगा और यहाँ सबसे कम रहेगा। तो सबसे कम रहेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना ही क्या है अम्लीय शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो फार्मिक अम्ल का जो हाइड्रोजन है ज्यादा आसानी से निकल जाएगा बतौर एसिटिक अम्ल और प्रोपियोनिक अम्ल के तुलना में। और आप आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार आप यही जानते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। तो हाइड्रोजन आयन आसानी से यहाँ कौन उत्पन्न कर पा रहा है फार्मिक अम्ल, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस आई प्रभाव नहीं है और उसके तुलना में एसिटिक अम्ल में प्लस आई प्रभाव ज्यादा है, इसके तुलना में प्रोपियोनिक अम्ल में प्लस आई प्रभाव ज्यादा है। तो इन प्लस आई प्रभाव के वजह से ऑक्सीजन पर आंशिक ऋण आवेश की मात्रा बढ़ने लगती है। तो बढ़ने लगती है तो हाइड्रोजन धनात्मक पार्ट है और ऑक्सीजन पर ऋण आवेश है, तो आकर्षण बल के कारण हाइड्रोजन आसानी से रिलीज नहीं होगा एसिटिक अम्ल में फार्मिक अम्ल के तुलना में, और प्रोपियोनिक अम्ल में आसानी से हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा किसके तुलना में एसिटिक अम्ल के तुलना में। तो आप कह सकते हैं कि फार्मिक अम्ल की अम्लीय शक्ति ज्यादा है और कार्बोक्सिलिक एसिटिक अम्ल की उससे कम है और प्रोपियोनिक अम्ल की उससे कम है। आप यहाँ पास देख सकते हैं आपके जो टेक्स्ट बुक का एक पार्ट है उसमें लिए हैं कि कारण जो है आप देख सकते हैं यहाँ पास आप कारण को देख रहे हैं घटती हुई अम्लीय प्रबलता कि फार्मिक अम्ल क्या है ज्यादा एसिडिक है, उससे कम एसिटिक अम्ल है, उससे कम प्रोपियोनिक अम्ल है, उससे कम ब्यूटेरिक अम्ल है। मतलब यहाँ सबसे ज्यादा अम्लीय शक्ति किसकी है फार्मिक अम्ल की है। क्यों? प्लस आई प्रभाव बढ़ने के कारण जैसे आप बड़े कार्बोक्सिलिक अम्लों में जाते हैं तो एल्किल मूलकों का द्रव्यमान बढ़ता है तो प्लस आई प्रभाव भी बढ़ता है। तो ऑक्सीजन पर ऋण आवेश की मात्रा क्या है यहाँ पास कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ पास और ज्यादा है, यहाँ पास और ज्यादा है। तो हाइड्रोजन का आकर्षण ज्यादा ऋण होने के कारण बढ़ जाता है जिससे हाइड्रोजन आसानी से यहाँ से रिलीज नहीं हो पाता है, अर्थात अम्लीय शक्ति ये घटने लगती है। अर्थात फार्मिक अम्ल क्या है कार्बोक्सिलिक अम्लों में सबसे ज्यादा अम्लीय शक्ति रखता है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है क्षारीय प्रबलता। ठीक है, क्षारीय प्रबलता में देखेंगे कि क्षारों की प्रबलता के लिए जो कुछ डेफिनेशन है यहाँ पास है, जैसे कौन सा अणु अम्ल है कौन सा क्षार है इसके लिए तीन जो तरीके हैं मतलब तीन जो नियमावली है आपको अम्ल और क्षार पहचान करने के लिए है। पहला क्या है आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस का सिद्धांत क्या कहता है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है वो क्या है अम्ल है, जो हाइड्रोक्सिल आयन देता है वो क्या है क्षार है। लेकिन जहाँ ये दोनों अवेलेबल नहीं है वहां पास आप ब्रांस्टेड लॉरी का सिद्धांत पढ़ते हैं। जब ब्रांस्टेड लॉरी से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप लुईस संकल्पना पढ़ते हैं। तो लुईस संकल्पना में देखिए क्या कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है वो ज्यादा क्षारीय है अर्थात वो क्षार है। तो यहाँ पर देखिएगा प्लस आई प्रभाव बढ़ने के कारण किसी का क्षारीय शक्ति घटेगा कि बढ़ेगा इसका व्याख्या अपन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर देखिए ट्राइमेथिल एमीन है, यहाँ पर देखिए एल्किल मूलक है, यहाँ एल्किल मूलक है और यहाँ एल्किल मूलक है। तो इनके द्वारा आप देख सकते हैं कि प्लस आई प्रभाव यहाँ दिखाया जाएगा। तो प्लस आई प्रभाव जैसा ही यहाँ डाला जाएगा मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन युग्म इधर रिप्लेस होगा, इसके द्वारा इधर रिप्लेस होगा, इसके द्वारा इधर रिप्लेस होगा। तो नाइट्रोजन पर जो है इलेक्ट्रॉन युग्मों का घनत्व तो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और पहले से यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से किसी भी एलिमेंट को दिए जा सकते हैं, अर्थात ये एक अच्छा क्षार है। उसके बाद देखिए यहाँ देखेंगे तो इसमें जो है प्लस आई प्रभाव डालने वाले दो ही मूलक दिख रहे हैं आपको, दो ही मूलक हैं। मतलब इसके तुलना में यहाँ पास प्लस आई प्रभाव कम है तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का घनत्व भी क्या होगा कम होगा।
तो यहाँ प्रतिकर्षण भी क्या होगा, कम होगा। तो ये जितने आसानी से त्यागे जाएंगे उतनी आसानी से ये नहीं त्यागे जाएंगे, अर्थात इसकी क्षारीय शक्ति जो है ट्राइमेथिलेमिन से क्या है, कम है। यहाँ पास देखेंगे तो यहाँ सिर्फ एक ही एल्किल मूलक है, मतलब यहाँ एक ही बार इलेक्ट्रॉन युग्म का ट्रांसफर होना है। तो एक ही बार इलेक्ट्रॉन युग्म का ट्रांसफर होना है, तो इस इलेक्ट्रॉन और यहाँ बढ़े हुए इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है, इनके बीच में जो प्रतिकर्षण है इसके तुलना में कम होगा। तो इसके तुलना में कम होगा तो ये इसके तुलना में कम आसानी से त्यागे जाएंगे। तो इसकी क्षारीय शक्ति द्वितीयक मेथिल एमीन के तुलना में भी कम है। इधर आएंगे, अमोनिया आ जा रहा है, तो अमोनिया में ऑलरेडी जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वही उसका इलेक्ट्रॉन है। यहाँ प्लस आई प्रभाव का कोई कॉन्सेप्ट ही उतना नहीं है। तो जब प्लस आई प्रभाव का कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो इसकी क्षारीय शक्ति क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा क्षारीय शक्ति किसकी, ट्राइमेथिलेमिन, उससे कम डाइमेथिलेमिन, उससे कम मेथिलेमिन और उससे कम अमोनिया की क्षारीय शक्ति होगी। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम की दृष्टि से इसको अच्छे से तैयारी रखिएगा। अगला वीडियो हमारा होगा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के ऊपर, जो आप देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, धन्यवाद।